नमस्ते छात्रों। आज हम जगदीश चंद्र द्वारा रचित जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित पाठ देखेंगे जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। जगदीश चंद्र माथुर जी का संक्षेप में परिचय देखेंगे। हिंदी के जाने माने साहित्यकार, संस्कृति पुरुष थे। साथ ही साथ आकाशवाणी में कार्य करते समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि हिंदी लोकप्रिय किस प्रकार बने, यह कार्य इन्होंने किया। कई कृतियां इनकी प्रसिद्ध है। आज रीढ़ की हड्डी इस पाठ के माध्यम से उन्होंने हमें नारी शिक्षा का महत्व बताया है। साथ ही साथ नारी का सम्मान हो और दहेज जैसी बुरी प्रथा का नाश हो, यह बातें उन्होंने हमें इस पाठ के माध्यम से बताई है। तो छात्रों, रीढ़ की हड्डी यह एक संवादात्मक पाठ है। इसमें कई पात्र आए हैं, तो इन पात्रों का हम संक्षेप में परिचय करेंगे, उसके पश्चात हम यह पाठ पढ़ेंगे। तो देखो छात्रों कि पात्र है, पहले प्रथम उमा है। उमा जो एक सुशिक्षित युवती है। राम स्वरूप उमा के पिता है। प्रेमा उमा की माँ है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है और शंकर एक युवक है और रतन एक नौकर है। इस प्रकार इतने पात्र इस पाठ में आए हैं। तो देखो कि किस प्रकार उमा को देखने आए हुए लोगों का नजरिया कैसा है, यह इस पाठ में बताया गया है। तो अब हम पाठ की ओर देखेंगे। रतन रामस्वरूप का नौकर है। अब पर्दा हटता है, यह एक नाटिका है। जैसे ही पर्दा हटता है, पर्दा हटते ही एक कमरे में अंदर के दरवाजे से आते हुए कोई महाशय नजर आ रहा है। महाशय की पीठ नजर आ रही है और महाशय वह है एक अधेड़ उम्र के। आधेड़ मतलब आधे बूढ़े है वो। तो वो महाशय आ रहे हैं। तख्त का दूसरा कोना एक नौकर ने पकड़ा है जिसका नाम है रतन। रामस्वरूप अभी धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। धीरे धीरे यह शब्द युग्म है और उधर तख्त के रख जाने की आवाज आती है। तभी रतन पूछता है कि तख्त तो लेकर आए, अब क्या इसे बिछा दे साहब? रामस्वरूप जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? रामस्वरूप रतन को डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या करेगा, रखेगा नहीं तो क्या करेगा? जब अक्ल बट रही थी भगवान के घर में तो तू कहाँ था? क्या तू नहीं था वहां पर? क्या तू देर से पहुंचा था? बिछा दू पूछ रहा है। और ये पसीना किस लिए बहाया? तख्त जब बिछाना नहीं था तो यहाँ तक लाया किस लिए? रतन तख्त बिछाता है, फिर भी हंसता हुआ चला जाता है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी लेकर आ। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। दरी बिछायत के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो देखो कि वाद्य परिच्छेद में आए हुए वाद्यों के नाम, ऐसा भी सवाल यहाँ बन सकता है। वाद्य है सितार और हारमोनियम। बाद में है कि प्रेमा, जब वो दोनों तख्त बिछा रहे, तख्त पर दरी बिछा रहे हैं, तो प्रेमा अपने पति से कहती है, पति राम स्वरूप है उसका, उनसे कहती है कि प्रेमा कहती है कि उमा तो मुंह फुलाए बैठी है। देखो, उमा मुंह फुलाए, मुंह फुलाना मुहावरा है और मुंह फुलाना मतलब नाराज होना। रामस्वरूप क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों मुंह फुला बैठी है? प्रेमा कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना, लेकिन उमा तो कुछ आने के लिए तैयार नहीं है, उसे ये दिखावा पसंद नहीं है। रामस्वरूप, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने से आना मतलब गर्दन झुका कर आना, जरा अदब में आना उनके सामने, क्योंकि वो लड़के वाले हैं, लड़की देखने आए हैं। तो इसलिए ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वकील साहब है, लेकिन सभा सोसाइटी में जाते हैं मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। देखो कि राम स्वरूप जी ने लड़की देखने वाले जो लोग आए हैं ना, उनकी विशेषता बताई है। वो लड़की वाले देखने वाले आए कैसे हैं कि खुद पढ़े लिखे हैं, एक। दूसरा है कि वकील साहब है, दो। तीसरा है कि सभा सोसाइटी में जाते हैं और चौथा है कि लड़की पढ़ी लिखी ना हो, ये उनकी विशेषता है। ऐसा भी कृति प्रश्न पूछा जाता है कृति पत्रिका में। प्रेमा और लड़का कैसा है? फिर लड़की की माँ है प्रेमा, तो वो तो पूछेगी कि लड़का कैसा है। रामस्वरूप बाप शेर है ना, तो लड़का सवा शेर है। भले ही पढ़ा लिखा है, लखनऊ में पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में, लेकिन शादी का सवाल दूसरा और पढ़ाई का दूसरा, ऐसा कहता है। वो कहता है कि मजबूरी है, जैसा बाप कहेगा वैसा बेटा सुनेगा, क्योंकि
रीढ़ की हड्डी, नाम ही ऐसा है। देखो कि रतन बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज में, तभी रामस्वरूप दरवाजे से झांकता है, अरे प्रेमा देखो वो लोग आ गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। तभी वो प्रेमा से कहता है रामस्वरूप, वो लोग आ गए, जो लोग लड़की को देखने आने वाले थे वो आ गए। और वो कहते हैं कि उमा से कह देना कि थोड़ा गा देगी। तभी आइए आइए, देखो अब आओ भगत में भी लग गया मेहमानों के, हंसते हुए उनका स्वागत करता है और पूछता है उनसे कि मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद ने कहा नहीं, तांगे वाला आपके घर का पता जानता था सो लेकर आ गया। रामस्वरूप फिर भी पूछता है कि कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टी आई। तभी शंकर, जो लड़का है उमा को देखने आया है, उसका नाम है शंकर। शंकर कहता है जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया। शंकर जवाब देता है कि मुझे कोई कॉलेज की छुट्टी नहीं है, लेकिन सप्ताह का अंत था इसलिए मैं चला आया। रामस्वरूप तो आपके कोर्स खत्म होने में अब साल भर रहा होगा। शंकर कहता है जी यही कोई 2 साल बाकी है मेरा कोर्स खत्म होने में। तो परिच्छेद न्याय में अंग्रेजी शब्द भी हम लिख सकते हैं कृति प्रश्न में। साल 2 साल, हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, अभी मैं 1 साल का और मार्जिन रखता हूँ ताकि मुझे कोई अनुभव आ जाए। गोपाल प्रसाद अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो फिर बिजनेस की बातचीत कर ले। देखिए गोपाल प्रसाद लड़की देखने आए हैं, लेकिन कहते हैं कि व्यवसाय की बातचीत हो जाए। क्या ये लड़की देखना कोई व्यापार है? रामस्वरूप बिजनेस, अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। रामस्वरूप टटोल लेते हैं कि गोपाल प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता का समानार्थी शब्द होता है जलपान। जलपान होता है, यह कृति पत्रिका में पूछा गया था गत वर्ष में, छात्रों को अधिक कठिनाई जा रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया नाश्ते का समानार्थी शब्द है जलपान। तो देखिए कि तब यह सब क्या तकल्लुफ करते हैं। देखिए फिर गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि नाश्ते की क्यों परेशानी उठा रहे हैं। तकल्लुफ मतलब परेशानी कर लेते हो अपने आप से। रामस्वरूप ने कहा तकल्लुफ किस बात का, मेरी बड़ी तकदीर कि आप जैसे लोग मेरे यहाँ पधारे, तशरीफ लाए। गोपाल प्रसाद क्यों, क्या हुआ? शंकर ने कहा कुछ नहीं। तभी वो अपने लड़के से पूछते हैं गोपाल प्रसाद जी कि क्या क्या हुआ क्या। तभी शंकर कहता है कि कुछ नहीं। तभी गोपाल प्रसाद जी उसे डांटते, झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, जरा कमर सीधी करके बैठो। देखो अपने बेटे से कह रहे हैं कि तुम लड़की देखने आए हो, हम लड़के वाले हैं, ब्याह तय करने आए हैं, झुक कर नहीं बैठना है बल्कि हमें गर्दन ऊंची करके बैठना है, क्योंकि हम ब्याह तय करने आए हैं। ब्याह मतलब शादी, ब्याह का समानार्थी शब्द होता है शादी। तो ध्यान में रहे, यह शब्द मैं दे रही हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लो। तो वो अपने लड़के को डांटते हुए कहते हैं कि कमर सीधी करके बैठो, जरा हम लड़की वाले नहीं लड़के वाले हैं। तो इसलिए तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन मतलब शंकर की रीढ़ की हड्डी निकल आई है। गोपाल तो देखो इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं, आप चाय लेकर आए। रामस्वरूप चाय प्याली में डालते हुए कहते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी चाय पसंद है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधा चाय और आधी चीनी, लेकिन चीनी ज्यादा डालिएगा। शंकर कहता है सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तभी शंकर कहता है कि सुना है अभी सरकार ज्यादा चीनी लेने वालों पर भी टैक्स लगाएगी। तभी गोपाल प्रसाद जी कहते हैं सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर सरकार को आमदनी कमानी है तो सरकार ने टैक्स एक ही लगाना चाहिए। तो रामस्वरूप कहते हैं कि वो कौन सा टैक्स लगाना चाहिए। तब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं कि यह कैसा टैक्स है। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि जनाब देने वाले चू भी नहीं करेंगे, मतलब देने वाले को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, हंसते हंसते वो टैक्स दे देगा, गर्व और अभिमान से दे देगा। रामस्वरूप हंसते हैं, वाह वाह खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है, हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी ना था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं लीजिए, तश्तरी मतलब छोटी डिश। और गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हैं, कभी नहीं साहब कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब मतलब उसकी ओर देखना, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहता है किस मामले में?
तो रामस्वरूप यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। लड़की खूबसूरत होना आवश्यक है या उसमें सब गुण होना आवश्यक है। गोपाल प्रसाद बीच में, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है और जायचा तो मिलना ही चाहिए। शंकर ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन गोपाल प्रसाद जी बीच में ही बोल पड़े कि मैंने आपसे कहा था ना कि लड़की का खूबसूरत होना अत्यधिक जरूरी है। निहायत मतलब अत्यधिक जरूरी है। और साथ ही साथ जायचा, जायचा मतलब जन्म पत्र, कुंडली तो मिलना ही जरूरी है। जी हाँ, जायचे का मिलना का क्या मुश्किल है बात। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद ही मिल गया। देखो कि तभी राम स्वरूप जी कहते हैं, ठाकुर जी यहाँ पर कन्हैया को कहा गया है, जो हम जिन्हें ईश्वर मानते हैं श्री कृष्ण जी को यहाँ पर ठाकुर जी कहा गया। तो राम स्वरूप जी पर का ठाकुर जी पर अधिक विश्वास है, इसलिए वो कहते हैं कि जन्म पत्र क्या मिलाना। जायचा मतलब जन्म पत्र, कुंडली जिसे हम कहते हैं, जो शादी ब्याह के समय मिलाई जाती है। लड़का और लड़की दोनों की कुंडली मिले तभी शादी होती है, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने तो ईश्वर के चरणों में रख दिया, तो अपने आप मिल जाएगा। तो शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि लड़कियों को कभी अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। राम स्वरूप जी कहते हैं, मेज को एक तरफ सरका के फिर अंदर से आवाज दरवाजे की तरफ एक मुंह कर जरा जोर से, अरे पान भिजवा देना। तो उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते। देखो छात्रों, किस प्रकार लड़की की शादी ब्याह को एक व्यवसाय बनाया है। और समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो एक तरफ शादी ब्याह का मजाक उड़ा रहे हैं, शादी ब्याह को व्यवसाय समझ रहे हैं, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस शादी ब्याह को ढेर सारा मान और सम्मान दे रहे हैं, नारी को भी सम्मान दे रहे हैं। तो ये इस विषमता को हमें दूर करना है। अगला पाठ हम अगली वीडियो में देखेंगे छात्रों। इतना पाठ आपको समझा हो तो इस पर आधारित कृति प्रश्न आप लिख लो।